अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एवरीडे लॉ के साथ अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग दोनों के अंदर जो सिक्योरिटाइजेशन है या एग्रीमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामिक बैंकिंग को मैं सिर्फ टच करूंगा, इस्लामिक बैंकिंग की वीडियोस बाद में आएंगी। अभी जो कि मोस्टली कर्ज़ों के अंदर बैंकिंग का तरीका इस्तेमाल होता है, कन्वेंशनल बैंकिंग, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये कन्वेंशनल बैंकिंग 1984 के अंदर स्टेट बैंक का सर्कुलर आया था BCD 13 1984 का, जिसके तहत नॉन इंटरेस्ट मोड फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बाद BCD 27 1985 का आया, जिसमें इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए थे। इसे भी इस्लामिक बैंकिंग कहा जाता था, लेकिन इसके अगेंस्ट ये 83-84 के अंदर इस्लामिक शरिया काउंसिल की तरफ से 84-85 में इस्लामिक शरिया काउंसिल की तरफ से स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शंस कही थी कि आप ये बनाएं और इसको इंट्रोड्यूस कराएं। बट इसके अगेंस्ट केस हो गया था 1991 के अंदर। फिर वो हाई कोर्ट से चलता हुआ लिटिगेशन इसकी चली और फेडरल शरिया कोर्ट ने ईयर 2000 के अंदर असलम खाकी की जजमेंट अलमशहूर थी, इस पे इसको एक गलत ट्रांजैक्शन करार दे दिया गया था, बाईबैक ट्रांजैक्शन को। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में UBL केस हुआ था, इसको सेट असाइड कर दिया गया। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 800 इसको सेट असाइड कर दिया गया। अभी रिसेंटली फिर इसके ऊपर फेडरल शरिया कोर्ट की जजमेंट आई है और स्टेट बैंक के है, पहले UBL किया था ईयर 2000 के अंदर। ये बाईबैक एग्रीमेंट है क्या, हम इसको देखते हैं। कस्टमर अपनी मूवेबल गुड्स या स्टॉक के साथ बैंक के पास आता है और ये कहता है कि आप ये मुझसे खरीद लीजिए। बैंक कहता है जी ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। कस्टमर से फॉर एग्जांपल 10 बॉल पॉइंट बैंक को सेल कर देता है। बैंक उसके जवाब में 100 रुपीज़, जो कि उसने कीमत बताई होती है 10 रुपये पर बॉल पॉइंट, तो 100 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, इस सेल प्राइस को कहते हैं प्रिंसिपल, जो 100 रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। कस्टमर सोचता है कि मेरे तो अपनी शॉप है, मैं इसको बेच सकता हूँ। कस्टमर कम्स अगेन टू द बैंक एंड सेज कि जी मैं आपसे ये बॉल पॉइंट परचेज करना चाहता हूँ। बैंक कहता है कि जी अब तो ये बॉल पॉइंट्स आप मुझे बेच के गए हैं, अभी भी खरीद रहे हैं। कस्टमर कहता है यस, मैं खरीद रहा हूँ, मैं इसकी ओनरशिप और पोजेशन दोनों ले रहा हूँ, लेकिन इसके पैसे मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। बैंक कहता है जी 1 साल के बाद तो इसकी कीमत में बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आप तो प्राइसिंग करके लाए हैं, मुझे आपने 10-10 रुपए की एक बेची थी, तो मुझे भी अब प्राइसिंग करनी होगी क्योंकि अब ये माल मेरा है। कस्टमर कहता है जी बिल्कुल कीजिए। तो बैंक कहता है सबसे पहले तो मेरा रॉ मटेरियल ये है कि मेरे डिपॉजिटर्स को मैंने पैसा देना है, मैंने वो इसकी परसेंटेज शामिल करनी है। कस्टमर कहता है जी बिल्कुल कीजिए। देन ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएंगी, बिकॉज 100 रुपया 1 साल के बाद शायद कम हो जाए, 98 रुपये के इक्विवेलेंट रह जाए, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो रही होती है। प्लस एडमिन कॉस्ट भी इसके अंदर होगी। बैंक कहता है कि जी मैंने 1 साल पूरा इंतजार करना है आपका, तो मुझे आपके लिए फिर एडमिन कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी, प्लस मैं बैंकिंग कंपनी हूँ, मुझे इसके अंदर मार्जिन भी चाहिए होता है। कस्टमर कहता है जी आपका ये 100 रुपया जो है आपको कितना फर्क पड़ेगा, ये तमाम कॉस्टिंग डाल के कितना नुकसान हो रहा होगा। कहता है जी तकरीबन 10 रुपये का मुझे ये फर्क पड़ जाएगा, एडमिन कॉस्ट और अपनी कॉस्ट ये डाल के, सो 10% की कमी हो जाएगी। कस्टमर कहता है कि ये जो आपका ये मार्क नीचे हुआ है, इसको मैं अगर अप कर दूं, 100 रुपए के ऊपर कर दूं, मार्क अप ले लूं, ये 10 रुपए, 110 रुपए में आप ये क्या 10 बॉल पॉइंट है मुझे बेचेंगे। बैंक कहता है जी ओके फाइन, खरीद लें। सो कस्टमर 110 रुपए में खरीद लेता है, ये कहलाती है परचेज प्राइस, यानी पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, अब कस्टमर 110 रुपए का देनदार है। बैंक कहता है जी मेरे पास डिपॉजिटर का पैसा है, इसका क्या बनेगा। कस्टमर कहता है जी राइट ऑफ अनपेड सेलर के मुताबिक इन गुड्स के ऊपर तो आपका हक है, आप इसको किसी वक्त में भी ले सकते हैं। बैंक सेज ओके, मैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक इसको अपना राइट जो है वो हाइपोथिकेशन या प्लेज की शक्ल में रखूंगा। हाइपोथिकेशन और प्लेज
हाइपोथेकेशन प्लेज की ही एक शक्ल है, जिसमें जो गुड्स हैं इसके ऊपर एक एनकम्बरेंस या क्लाउड रहता है हाइपोथेकेशन में, और लेकिन गुड्स चेंज होती रहती हैं। क्लाउड 110 रुपए का रहेगा, गुड्स चेंज होती रहेंगी या जितना आउटस्टैंड। लेकिन हाइपोथेकेशन और प्लेज दोनों में ओनरशिप कस्टमर की होती है, क्योंकि वो खरीद चुका हुआ होता है, दोबारा परचेज कर चुका हुआ होता है। जब सेल होती है तो ओनरशिप और पोजेशन दोनों ट्रांसफर होती है। ये हाइपोथेकेशन के अंदर तो पोजेशन कस्टमर के पास रहती है, प्लेज में बैंक के पास इस सूरत में आती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तय हुआ होता है। देन बैंक सेज के हाइपोथेकेशन या प्लेज के बावजूद भी अगर इनको आग लग गई बॉल पॉइंट्स को, तो क्या होगा? कस्टमर कहता है जी मेरी गुड्स हैं, मैं इसको इंश्योर करा लेता हूँ, इंश्योरेंस करा लेता हूँ। इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी, जिसमें एक पार्टी अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट ये कहती है कि आपको अगर लॉस हो गया तो मैं इसके पैसे दे दूंगा। बैंक मॉर्गेज क्लॉज इस पॉलिसी के अंदर डलवाई जाती है, जिसके तहत ये लिखा जाता है कि जब ये पैसे आएंगे तो कस्टमर के अकाउंट से सीधे डेबिट हो जाएंगे, या बैंक ने ये साइन कर दिए हुए हैं, सॉरी कस्टमर ने ये साइन कर दिए हुए हैं बैंक के नाम पे। सो इंश्योरेंस करा लेते हैं। बैंक से इसके जी मुझे अगर ये इंश्योरेंस की रकम लेट हो गई तो क्या होगा? कस्टमर कहता है जी मैं आपको एक तीसरे बंदे की गारंटी दिलवा लेता हूँ। गारंटी में 3 पार्टियां होती हैं, जिसमें एक पर्सन ए कहता है कि बी और सी के दरमियान में अगर आपके दरमियान में कोई मुआहदा हुआ है और वो अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो मैं परफॉर्म करूंगा। गारंटी इज अबाउट परफॉर्मेंस। सो वो किसी की थर्ड पार्टी की अपनी ही पर्सनल गारंटी दे देता है। अपनी ही पर्सनल गारंटी क्यों दे देता है? बिकॉज जो उसने बैंक के पास स्टॉक्स एनकम्बर किए हुए हैं या प्रॉपर्टी एनकम्बर की हुई है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी थ्रू पर्सनल गारंटी जब डिफॉल्ट होता है तो बैंक की दस्तरस में आ जाता है। बैंक से ठीक है, लेकिन कस्टमर थिंक आप इस सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं हो रहे, जो प्राइमरी सिक्योरिटी मैंने आपको दी थी, आप इससे मुतमईन नहीं हो रहे। मैं इस सिक्योरिटी को कोलेट कर देता हूं, एडअप कर देता हूं, कोलेट्रल दे देता हूं। कोलेट का मतलब होता है एडअप करना, कोलेट्रल दे देता हूं। बैंक से ओके। कोलेट्रल में इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक 2 तरीकों से इनकम्बर कर सकता है। पहला मॉर्गेज, जो कि बड़ा यूज होता है। दूसरा है चार्ज एज पर सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये चार्ज लिमिटेड कंपनी के चार्ज से डिफरेंट है। ये सेक्शन 100 ये कहता है द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट मॉर्गेज इज कॉल्ड चार्ज। इसके अंदर राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो मॉर्गेजी को हैं, जो बैंक के पास हैं, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक वही सारे राइट्स चार्ज जिसका होता है वो रखा जाता है। इसकी एग्जाम्पल 1973 के से पहले जब पासबुक एक्ट नहीं आया था, तो इससे पहले जो जेरे बार होने का सर्टिफिकेट मिलता था सिंपल एक लेटर के ऊपर, उसमें मॉर्गेज नहीं होती थी, ना रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड होती थी, ना इक्विटेबल मॉर्गेज होती थी, सिर्फ एक लेटर पे चार्ज लिखा जाता था। ये चार्ज है सेक्शन 100 का, ये उसकी एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद पासबुक एक्ट आ गया, तो पासबुक के अंदर तो प्रोवाइड कर दिया गया कि आप सिर्फ एक लेटर के ऊपर लिखवा सकते हैं, बट वो इन नेचर चार्ज है। सो दैट्स हाउ दिस बायबैक एग्रीमेंट वर्क्स। अगली वीडियोस में हम इससे फर्दर आगे चलेंगे कि इस बायबैक एग्रीमेंट के अंदर ये सिक्योरिटीज जिनका मैंने जिक्र किया है, इनको हम तफसील में देखेंगे। सो वीडियो के आखिर में फिर वही पैगाम कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसका मशवरा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।